फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए कॉनकेव सरफेस। अब कॉनकेव सरफेस एक कर्व सरफेस होती है, हमें पता है। और ऐसी ट्रांसपेरेंट सरफेस के ऊपर जब भी कोई लाइट रे पड़ेगी तो उसकी रिफ्रैक्शन किस तरीके से होंगे और साथ साथ उसके डिस्टेंसेस यानी कि यू, वी और आर और उसकी बेंडिंग पावर यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के बीच में किस तरीके का रिलेशन निकलेगा। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि कॉन्वेक्स सरफेस होती है जो, यानी कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर जब लाइट रे पड़ती है तो कुछ इस तरीके का हमारे सामने निकल के आता है फॉर्मूला, कुछ इस तरीके का रिलेशन निकल के आता है जहाँ से हम लोग चीज़ें सॉल्व करते हैं। हम लोग देखने वाले हैं कि कॉनकेव पे जब लाइट पड़ेगी तब क्या होगा, राइट। और उसके लिए हम लोगों ने 4 अजम्पशंस माने थे। अगर पिछली वीडियो आप लोगों ने देख रखी होगी तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी, राइट। वो 4 अजम्पशंस क्या थे कि लाइट जो है हमेशा रेयर से डेंसर में जाएगी। दूसरी बात ये थी कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा पॉइंट साइज का होगा। तीसरे में हम लोगों ने एक चीज़ मानी हुई है कि जितने भी इंसिडेंस एंगल है और रिफ्लेक्टेड एंगल है वो सारे के सारे, जैसे आई इज इक्वल्स टू में साइन आई इज इक्वल्स टू में टेन आई यानी कि टेंजेंट। क्यों? क्योंकि ये एंगल्स इतने छोटे होंगे वैल्यू के अंदर कि हम लोगों ने इस चीज़ को बराबर मान के रखा हुआ है। क्योंकि लास्ट में हमें करना क्या होता है कि एंगल्स को कम करते हुए नीचे लेके आना होता है प्रिंसिपल सरफेस के पास, ठीक है। इसी तरीके से हमारा जो चौथा अजम्पशन होता है वो ये होता है कि हम लोग कर्वेचर से कहीं से एक परपेंडिकुलर लेके प्रिंसिपल एक्सिस पे डाल सकते हैं और वो जो आपका परपेंडिकुलर डलेगा, जो पॉइंट बनेगा वो आपके ध्रुव यानी कि पी पॉइंट यानी कि पोल के बिल्कुल पास होगा। तो इन पॉइंट्स को आप लोग बिल्कुल पास मानेंगे जिससे कि आप एक राइट ट्राइंगल बना सकें, जिससे कि आप ज्योमेट्रिकली आगे चीज़ को सॉल्व कर पाएं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंसिडर करते हैं हम लोग एक कॉनकेव सरफेस जो कि कुछ इस तरीके से है और इसका पीछे वाला जो पार्ट है वो आपका डेंसर है और आगे वाला पार्ट जो है वो आपका रेयर है। और यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे इसका सेंटर है और यहाँ पे इसका पोल है, ठीक है। और इस डेंसर का कुछ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है म्यू। अब मुझे करना ये है कि मैं इस साइड खड़ा हुआ हूँ और मुझे इस ऑब्जेक्ट की देखनी है इमेज, यानी कि इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रे का जो रिफ्रैक्शन होगा वो मुझे इस तरफ खड़े होकर के देखना है। तो दैट इज़ वेरी सिंपल कि कम से कम 2 रेज इसमें से निकलनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल रूल है हमें पता है। तो पहली जो रे होगी वो तो ऑब्वियस सी बात है प्रिंसिपल से ही जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से ही जाएगी, तो कुछ इस तरीके से जाएगी और आगे चल के निकल जाएगी, यानी पोल से होते हुए आगे निकल जाएगी। दूसरी जो आपकी लाइट रे होगी वो किसी न किसी पॉइंट पे जाएगी इसके, ठीक है। तो जब वो किसी न किसी पॉइंट पे जाएगी तो यहाँ पे आकर के टकराएगी, ठीक है। अब टकराई है तो यहाँ पे सबसे पहले हमें करना क्या है, एक नॉर्मल को ड्रॉ करना है। अब नॉर्मल को आप कैसे ड्रॉ करते हैं, वही है सेंटर से करेंगे, तो सेंटर से कुछ इस तरीके से होगा। अब चूंकि ये डेंसर के अंदर जा रही है तो ये आपके नॉर्मल की तरफ झुकेगी, यानी कि इसका रियल पाथ कुछ ये होना चाहिए था लेकिन इसका रियल पाथ अब ये बन गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप गौर कीजिए कि पहली जो रे थी आपकी प्रिंसिपल रे थी वो कुछ इस डायरेक्शन में गई और दूसरी रे जो थी वो आपकी कुछ इस डायरेक्शन में गई। तो आप दोनों को देख सकते हैं कि कहीं इंटरसेक्शन पॉइंट तो है नहीं, इंटरसेक्शन पॉइंट है नहीं तो इमेज तो बनेगी नहीं। तब क्या करेंगे, तो बहुत सिंपल सी बात है, इसको पीछे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि रियल तो बन ही नहीं सकती, क्योंकि रेज जो है बिल्कुल अलग अलग जा रही है, ये पैरेलल भी नहीं है, ये तो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, तो ये कभी मिलने तो वाली नहीं है। तो हमें इसको पीछे बढ़ाना होगा। तो पीछे बढ़ाएंगे तो प्रिंसिपल एक्सेस वाली तो पीछे कुछ इस तरीके से जाएगी और इस वाली को कुछ इस तरीके से हम लोग बढ़ाएंगे तो यहाँ कहीं जाकर के आपकी इमेज बनेगी, मतलब जहाँ पे ऑब्जेक्ट है उससे थोड़ा सा दूर, ठीक है, थोड़ा सा और पीछे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी इमेज बन जाती है। तो यहाँ पे आप डिस्टेंसेस का नाम दे सकते हैं, जैसे आपकी ऑब्जेक्ट से पोल की जो दूरी होगी वो u होगी और इमेज से जो पोल की दूरी होगी वो v होगी और सेंटर से जो दूरी होगी वो आपकी रेडियस होगी r। बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे आपको कुछ एंगल्स भी मानने पड़ेंगे। एंगल से मेरा मतलब है कि जैसे आपके इंसिडेंस एंगल ये होगा I, ये आपका रिफ्रैक्टेड एंगल होगा R और यहीं यहाँ पर R पे ऑफिस बनेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों अपोजिट है, आपको काम आएंगे, अभी मैं बताऊँगा क्यों लिया है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ एंगल्स और मानने पड़ेंगे। उसका कारण ये है कि आपको एंगल्स को रिड्यूस करते करते प्रिंसिपल एक्सिस पे लेके आना है। क्यों? क्योंकि आपको रिलेशन निकालना है u, v और r के बीच में और साथ साथ आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में। तो अब ये तो एंगल्स ज़्यादा हो गए, इन्हें कम करने के लिए मैंने क्या किया कि ये जो मेरी रे थी, इंसिडेंट रे थी, इससे जो एंगल बना वो एल्फ़ा और जो मेरी रिफ्रैक्टेड रे थी उससे जो एंगल बना वो बीटा और जो मेरी नॉर्मल है उससे मैंने एक एंगल बनाया गामा। तो इस तरीके से 3 एंगल तैयार हो गए मेरे। अब ठीक है, मुझे अब इनके साथ ही ज्योमेट्री खेलनी पड़ेगी जिसकी वजह से मैं एक अच्छा रिलेशन निकाल पाऊँ u, v, r और म्यू के बीच में, ठीक है। तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक आपको परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ करना पड़ेगा। और परपेंडिकुलर कहाँ से ड्रॉ करोगे, वो यहाँ से कहीं से ड्रॉ करोगे जहाँ पर ये पॉइंट है और यहाँ नीचे लेके आओगे, उसको मान लोगे m और ऊपर हो जाएगा d। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है मैंने, चौथा अजम्पशन है, आपको लोग याद रखना, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे कि जो m और p है वो बिल्कुल बराबर है, मतलब बहुत थोड़ा सा डिफरेंस उनके बीच में, तो वो बराबर पॉइंट ही हो गए। तो हम लोग आसानी से एक राइट ट्रायंगल मान सकते हैं, ठीक है, राइट ट्रायंगल मान लेंगे। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हमें लगाना पड़ेगा स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ क्या होता है,
वो होता है साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल्स टू में म्यू। अब हमें पता है कि हमारा तीसरा अजम्पशन कहता है कि साइन आई इज इक्वल्स टू में आई होता है, तो यानी कि बहुत छोटे एंगल है, तो मैं साइन आई को आई और साइन आर को आर लिख सकता हूँ, यानी कि आई अपॉन में आर इज इक्वल्स टू में म्यू और आई इज इक्वल्स टू में म्यू आर। ठीक है साहब, ये पहली इक्वेशन हमारे सामने बन के आ जाती है। ठीक है, अब मुझे करना ये है कि आई, अल्फा, बीटा, गामा और आर के बीच में रिलेशंस निकालने हैं, तो उसके लिए मुझे कंसिडर करने पड़ेंगे ट्राइंगल्स। तो उस ट्राइंगल्स में सबसे पहला जो ट्राइंगल मैंने कंसिडर किया है वो होगा आपका ट्राइंगल DCO। यहाँ पे आप लोग क्या देख पा रहे हैं कि DCO ट्राइंगल के अंदर ये जो हमारा अल्फा एंगल है वो एक्सटर्नल है और आपका गामा और आई एंगल है वो इंटरनल है। तो यानी कि इन दोनों को जोड़ के लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू में गामा प्लस आई, और यहीं से आई की अगर मैं वैल्यू निकाल लूँ तो अल्फा माइनस गामा इज इक्वल्स टू में आई। ये निकल गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब हमें पता है कि आई इज इक्वल्स टू में म्यू आर है, तो मैंने इस आई की जगह म्यू आर रख दिया, तो यानी कि अल्फा माइनस गामा इज इक्वल्स टू में म्यू आर। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 बन जाता है। ठीक है साहब, अब मुझे आर, बीटा और इनके बीच में गामा के बीच में रिलेशन निकालना, तो एक और ट्राइंगल मानना पड़ेगा, और वो ट्राइंगल कौन सा होगा? वो ट्राइंगल होगा ट्राइंगल DCI। इस ट्राइंगल के अंदर आप देख पा रहे हो तो आपका जो बीटा है वो एक्सटर्नल एंगल है, और गामा और आर जो है, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपोजिट में लिखा था पहले भी, तो ये जो है इंटरनल है, तो आप लोग लिख सकते हैं कि बीटा इज इक्वल्स टू में गामा प्लस आर। ठीक है, और आर इज इक्वल्स टू में बीटा माइनस गामा, सिंपली। ठीक है, ये आ जाती है आपकी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब इस इक्वेशन नंबर 4 को आप लोग रख दीजिए इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, यानी कि इस आर की जगह पे रखेंगे, तो अल्फा माइनस गामा इज इक्वल्स टू में म्यू बीटा माइनस गामा। ठीक है साहब, फिर यहाँ पे अल्फा माइनस गामा इज इक्वल्स टू में मल्टीप्लाई कर दीजिए म्यू बीटा माइनस म्यू गामा। अब गामा वाले पार्ट को एक तरफ कर दिए, यानी कि अल्फा माइनस म्यू बीटा इज इक्वल्स टू में माइनस म्यू गामा प्लस गामा। ठीक है, इसमें से गामा कॉमन आएगा तो आप लोग लिखेंगे अल्फा माइनस म्यू बीटा इज इक्वल्स टू में गामा 1 माइनस म्यू लिख देंगे। तो इस तरीके से बन गई इक्वेशन नंबर 5। अब ये इक्वेशन हमारे सामने निकल के आ गई, यहाँ पे सारे के सारे आपको एंगल्स ही नजर आ रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोग करेंगे क्या कि वही तीसरा अजम्पशन लगाएंगे जो हम लोगों ने पहले लगाया था, कि इस अल्फा को आप लोग tan अल्फा लिख सकते हैं टेंजेंट के रूप में, बहुत लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि tan अल्फा माइनस म्यू tan बीटा इज इक्वल्स टू में tan गामा 1 माइनस म्यू। तो इस तरीके से बन गई इक्वेशन नंबर 6। ठीक है साहब, अब ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई। अब करना ये है कि हमें इस tan अल्फा की वैल्यू निकालनी है। और tan थीटा क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल्स टू में L अपॉन में B, यानी कि लंब अपॉन में आधार, जिसे आप परपेंडिकुलर अपॉन में बेस भी कहते हैं। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होगा? यहाँ पर होगा DM अपॉन में OM। ठीक है, यानी कि tan अल्फा इज इक्वल्स में DM अपॉन में OM, tan बीटा इज इक्वल्स में DM अपॉन में MI और tan गामा इज इक्वल्स टू में DM अपॉन में MC। देखिए सिंपल ज्योमेट्री है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल्स टू में क्या होता है? L अपॉन में B तो होता है, यानी कि लंब अपॉन में आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, राइट। कोई बहुत बड़ी ज्योमेट्री थोड़ी है। तो यहाँ पर इस चीज़ को आप लोग रखेंगे इक्वेशन नंबर 6 में। तो यहाँ पर जब आप रखेंगे वैल्यू, तो रखेंगे DM अपॉन में OM माइनस का म्यू DM अपॉन में MI इज इक्वल्स टू में DM अपॉन में MC 1 माइनस म्यू। अब यहाँ पर क्या होगा कि DM से DM जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे DM कॉमन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे OM की वैल्यू क्या है? OM की वैल्यू है U। क्यों? क्योंकि ये देखिए O से M की जो दूरी है वो आपको बता रही है कि ऑब्जेक्ट से आपके पोल की जो दूरी है वो आपकी U होगी, लेकिन ये लेफ्ट साइड में इसलिए माइनस में होगा, तो 1 माइनस U माइनस म्यू अपॉन में V। अब ये V क्या होगा? वो माइनस के अंदर होगा, क्योंकि इमेज से दूरी है, इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन में माइनस R। क्यों? क्योंकि ये भी लेफ्ट साइड में है, ये भी आपकी रेडियस लेफ्ट साइड में पड़ती है, 1 माइनस म्यू। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये नीचे बीच वाला जो आपका माइनस है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी म्यू अपॉन में V माइनस 1 अपॉन में U इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन में R, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो म्यू माइनस 1। और यही सेम रिलेशन हम लोगों ने कॉन्वेक्स की सरफेस के लिए निकाला था। अब वहाँ पे फ़र्क क्या था? वहाँ पे फ़र्क ये था कि वहाँ पे कॉन्वेक्स सरफेस था और जो इमेज थी वो रियल बन रही थी। कहने का मतलब ये है कि जो इमेज थी वो डेंसर मीडियम के अंदर कहीं बन रही थी, और यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो आपकी रेयरर में ही बन रही है, मतलब रेयरर में ही ऑब्जेक्ट है और रेयरर में ही इमेज बन गई। तो ये फ़र्क हमें देखने को मिला, बाकी फॉर्मूला इन दोनों का सेम रहा। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। दोनों ही सर्फेसेस से आप लोगों ने रिफ्रैक्शन देख लिया है। अब आप इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने का सही तरीका, इसके नाम बदल दीजिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई क्वेरी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।